नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्रो योर वेल्थ 91, योर ओन यूट्यूब चैनल फॉर वेल्थ क्रिएशन इन द लॉन्ग टर्म। आज हम पोर्टफोलियो एनालिसिस करेंगे ऑफ पोर्टफोलियो वैल्यू 8,28,437 अप्रॉक्सीमेटली, एंड उसका करंट स्टेटस जो है वो है -0.3% लॉस। एंड सबसे बड़ी खासियत ये है कि द पोर्टफोलियो हैज़ 66 शेयर्स, सो 66 इज़ डेफिनेटली अ ह्यूज नंबर। एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इस नंबर को जितना कम कर सके करें, बिकॉज इसका एक्सप्लेनेशन मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी दिया है। यू नीड टू नो इन एंड आउट ऑफ द बिजनेस कंपनीज, बैलेंस शीट, डेट, प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ कंपनीज दैट जिनके आप शेयर खरीदते हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 66 कंपनीज का ट्रैक रख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, because each and every company has one annual report, 3-4 quarterly reports, एंड उसके अलावा काफ़ी सारे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस वगैरह होते हैं, वो तो आप साइड कर दीजिए। तो एक शेयर के 5 रिपोर्ट एक साल में निकलते हैं। अगर हम 60 शेयर्स ले तो दैट मीन्स 300 प्लस रिपोर्ट्स, 66 शेयर्स, 300 रिपोर्ट एक साल में पढ़ना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसका मतलब है आप हर रोज़ एक रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आर गोल इज़ टू ब्रिंग डाउन दिस पोर्टफोलियो टू 10-15 कोर कंपनीज, एंड बाकी एक स्पेसिफिक परसेंटेज रख लेंगे, ताकि रिस्क एपेटाइट जिनका ज़्यादा है वो उस परसेंटेज में खेल सकते हैं। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आई हैव गिवन माई 2 cents ऑन व्हाट स्टॉक्स आउट ऑफ दीज स्टॉक्स टू होल्ड, एंड अगर आपको कुछ नया स्टॉक लेने का मन है या पोर्टफोलियो बदलने का मन है, तो यू कैन रेफर टू माई निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, और द प्रीवियस वीडियो विच आई पोस्टेड अबाउट द मॉडल पोर्टफोलियो, विच आई फील इज़ अमंग्स द बेस्ट पोर्टफोलियो देयर इज़। तो आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं टू बाई न्यू स्टॉक्स। नाउ लेट अस डीप डाइव इनटू दिस पोर्टफोलियो ऑफ 66 शेयर्स एंड सी कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू टेल यू, इस वीडियो के जितने रिकमेंडेशंस मैंने दिया है वो मेरे पर्सनल रिकमेंडेशंस हैं। आप इसको सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट या पर्पस के हिसाब से ले। डू नॉट बाई और सेल बिकॉज आई हैव सेड, दिस इज़ जस्ट अ पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, आप इसको रिकमेंडेशन ना माने, ओपिनियन माने, एंड वी विल नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस दैट यू इनकर। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। दिस इज़ टू टेल यू दैट ये वीडियो एक रेफरेंस पॉइंट है आपके लिए, और उस रेफरेंस पॉइंट पे आप अपना पूरा एनालिसिस जो है बिल्डअप करके अच्छे से सेफ सिक्योर वे में प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। I have given an Excel snapshot of all the 66 shares. ये slides जो हैं इसका, if you are interested you can pause to have a deeper look into it. मेरे हिसाब से this is not going to help us much in analyzing. तो इसको एनालाइज करने के लिए मैंने बकेट क्लासिफिकेशन का मेथड यूज़ किया है, विच आई हैव बीन यूजिंग फॉर मैनी videos now, and मेरे हिसाब से bucket classification gives us a very good insight on returns of the stock as well as quality of the shares. तो आउट ऑफ द 66 शेयर्स 14 कंपनीज ऐसे हैं जिनका 10 साल का डेटा नहीं है, एंड बिकॉज 10 साल का डेटा नहीं है हम उन 14 को अननोन बकेट में डाल रहे हैं, एंड अननोन इज़ ऑलवेज रिस्की। मेरे हिसाब से ऐसे शेयर्स को लेना नहीं चाहिए जिसका 10 साल का डेटा ना हो, एंड स्पेशली दैट इंक्लूड्स IPOs। जी हाँ, आई एम नॉट वोकेटिंग फॉर बाइंग IPOs। आप IPOs लेना चाहते हैं तो अलोकेट ओनली 5% और लेस ऑफ योर नेट पोर्टफोलियो, उससे ज़्यादा नहीं। तो दैट इज़ पॉइंट 1। पॉइंट 2 इज़ रिमेनिंग 52 शेयर्स को मैंने A, B, B1 एंड C में क्लासीफाई की है। सो जस्ट टू टेल पीपल हु डू नॉट नो द बकेट थियरी क्विकली, इसमें हम सेल्स एंड ROCE कमा ROE लेते हैं। फॉर बैंक NBFC ROE होता है, बाकी सब के लिए ROCE हम देखते हैं। हम चाहते हैं कि 10 साल में सेल्स 10% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ROCE या ROE जो भी है वो 15 के ऊपर होना चाहिए। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फॉर अ गिवन ईयर सेटिस्फाई होता है तो वी गिव इट 1 पॉइंट आउट ऑफ 10। तो दैट डबल हैश टेल्स यू कि 10 में कितने साल ऐसे हैं
जिसमें एक दोनों क्राइटेरिया टुगेदर सेटिस्फाई हुआ है. वी कैन सी फॉर भारती एयरटेल पिछले 10 साल में सेल्स एंड ROC फिटिंग द क्राइटेरिया इज 0/10. मतलब एक भी ऐसा साल नहीं है जिसमें दोनों एक साथ सेटिस्फाई हो रहा हो सकता है सेल्स डबल डिजिट में हो पर ROC 15 के नीचे, और वाइसा वर्सा. तो this is what I have done. Bucket A is for year 0 to 3, sorry. Bucket B is 4 to 6. Bucket B1 is 7 years out of 10 and bucket C is 8 to 10 years. अब मैंने bucket B1 अलग से क्यों बनाया है, like I could have merged it with either B or C. वो इसलिए क्योंकि bucket B1 is at the edge. ये bucket B1 स्टॉक्स बहुत अच्छे कंपनीज होते हैं जनरली, एंड ये आने वाले सालों में सी में भी जा सकते हैं और बी में भी जा सकते हैं. तो वी हैव टू जस्ट कीप एन आई आउट फॉर इट एंड होल्ड आवर हॉर्सेस कि मतलब कहाँ पे ये मूव करेगा. तो द 52 स्टॉक्स दैट आर देयर, आई हैव क्लासिफाइड देम एज यू कैन सी, एंड आई हैव ऑल्सो शोन कि 10 साल में कितने साल ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं. सो लेट अस सी कि इनके पोर्टफोलियो में what percentage of this total money invested belongs to each of these bucket and the unknown. तो अगर हम यहाँ देखें तो 17% जो है 8 लाख में जो इनका 8.23 lakhs है, that belongs to bucket A. And इसका जो profit and loss का average है, now please keep this in mind, this is not profit and loss of the portfolio. अगर आप हर एक शेयर में 100 रुपये डालते तो आपका क्या प्रॉफिट और लॉस होता, दैट इज़ व्हाट दिस नंबर टेल्स. ठीक है, एंड दिस इज़ विदाउट अ रेफरेंस पॉइंट. मतलब इनके शेयर्स का इंडिविजुअल P&L परसेंटेजेस जो है उसके हिसाब से मैंने ये कैलकुलेट किया है. सो दिस इज़ फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड. जैसे फॉर एग्जांपल बकेट C में there are like 9 stocks I believe, 1 2 3 4 5 6 8 stocks. तो अगर आप सब में 100 रुपये डालते हैं तो आपका नेट रिटर्न क्या है, 21% है. दिस इज़ हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड. आप इसका ये मतलब नहीं कि इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में 100 रुपये सब में बराबर डाला है, दैट इज़ नॉट द मीनिंग ऑफ इट. दिस इज़ जस्ट टू एक्सप्लेन लाइक अगर होता तो क्या रिटर्न होता, बिकॉज मेरे हिसाब से दैट गिव्स मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग देन टू अंडरस्टैंड कि प्रेजेंटली क्या रिटर्न मिल रहा है. सो बकेट ए में 17% है एंड इट हैज़ गिवन एन एवरेज रिटर्न ऑफ 7%. बकेट बी में 31% है. वी कैन सी दैट नंबर ऑफ स्टॉक्स भी हाईएस्ट है बकेट बी में, और अलोकेशन भी बकेट बी का सबसे ज़्यादा है. एंड बकेट बी हैज़ गिवन यू जस्ट 2% एवरेज रिटर्न. बकेट B1 हैज़ गिवन 6% एवरेज रिटर्न एंड अलोकेशन इज़ 20%. और बकेट सी में सिर्फ 5% अलोकेशन है, लेकिन सबसे ज़्यादा एवरेज रिटर्न जो है वो बकेट सी से आया है विच इज़ 21%. तो इफ़ वी सी आर प्राइमरी फोकस इस 10 साल में हम चाहते हैं कम से कम 7 8 9 10 ईयर्स जो है आपका सेल्स डबल डिजिट में हो और ROC 15 के ऊपर हो. सो इफ़ यू जस्ट फोकस ऑन देम वी कैन सी कि 25% और 1/4 ऑफ द पोर्टफोलियो बिलोंग्स टू बकेट B1 प्लस C. Unknown में, which means that these shares do not have 10 years data or they are IPOs etc. बहुत कम डेटा अवेलेबल है. उसमें 28% है और उसमें उसका एवरेज रिटर्न जो है वो 4% है. तो आई होप आपको ये वाला स्लाइड अच्छे से समझ में आया हो, स्पेशली दी P&L परसेंटेज एवरेज. सो वी कैन क्लियरली सी एज अ नो ब्रेनर कि बकेट C गिव्स द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ रिटर्न्स. ठीक है, if we take the average. So clearly bucket C is the winner, and we have to focus on bucket B1 and bucket C as much as possible. यही companies जो है future में अच्छे returns देंगे. So what are my recommendations? Now here I would have preferred the word opinion क्योंकि ये मेरा recommendation, I cannot recommend things to you. मैं CBC registered नहीं हूँ, तो please take it as a opinion. एंड इसके ऊपर आप अपना स्ट्रैटेजी जो है बिल्ड करिए अपने पोर्टफोलियो के लिए. रेड्यूस द पोर्टफोलियो साइज टू 10-15 स्टॉक्स. वो मैंने अगले स्लाइड में बताया कि कौन से 10-15 हैं, क्यों हैं और क्या अलोकेशन होना चाहिए एक्सेट्रा. फोकस ऑन बकेट B1 एंड C स्टॉक्स क्लियरली बिकॉज इनका सेल्स ROE ROC जो है दे आर द बेस्ट अमंग्स एवरीथिंग. सेल अदर शेयर्स दैट आर इन प्रॉफिट and adjust with loss from other shares that are in loss
बकेट ए एंड बी, इसका क्या मतलब है? मान लीजिए बकेट ए में आपके पास भारती एयरटेल है एंड लेट अस से एक और शेयर ले लेते हैं, टाटा कंज्यूमर्स है। तो लेट से भारती एयरटेल +100 पे चल रहा है, टाटा कंज्यूमर -100 पे चल रहा है। अगर आप दोनों शेयर्स को बेच देंगे तो आपका नेट प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो नेट ज़ीरो होगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस ढूंढिए विद इन बकेट ए एंड बी, जहाँ पे आप एक प्लस एंड माइनस को टुगेदर बेचें, तो आपका जो नेट लॉस हो वो जितना कम हो सके हो। अगर इफ़ यू आर मेकिंग अ प्रॉफिट देन दैट्स इवन मोर बेटर। सो दैट इज़ व्हाट आई मेंट बाय एडजस्ट फॉर लॉसेस दैट यू मेक इन few of the shares with the profits from other shares, क्योंकि क्लियरली बकेट ए और बी जो है उसका टोटल रिटर्न्स भी अच्छे नहीं हैं। एट द सेम टाइम इनके जो शेयर्स हैं उनका फंडामेंटल भी उतना अच्छा नहीं है। जो शेयर का सेल्स एंड आरओसी दोनों टुगेदर अच्छे से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, वो कंपनी ओवरऑल अच्छा नहीं माना जाता है। एंड समबडी आस्क्ड मी HUL को क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हो? HUL का आरओसी 100% के आसपास है, विच मीन्स अगर वो 100 रुपये डालता है तो वो 100 रुपये रिटर्न कमाता है, विच इज़ फैंटास्टिक। तो HUL ख़राब कंपनी नहीं है, लेकिन HUL का जो सेल्स ग्रोथ है वो स्टैगनेट हो चुका है। HUL इज़ नॉट एबल टू अचीव डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ, क्योंकि वो इतना बड़ा हो चुका है कि नाउ इट कैन नॉट ग्रो ऑर्गेनिकली, एंड इसलिए वो मर्जर एक्विजिशन पे बहुत हाईली डिपेंडेंट है। और ऐसा कंपनी जो M&A यानी मर्जर एक्विजिशन के थ्रू अपना सेल्स को ग्रो करता है, वो बहुत स्टेबल या बहुत सेफ नहीं माना जाता है। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई आई एम नॉट कंसिडरिंग HUL in this, and HUL is 6/10 in the number of years जहाँ तक मैंने एनालिसिस कर रखा है in my Nifty 50 buckets। तो so that is why HUL is not a preferred thing, but खैर वो तो it was one of the comments that was there, so I tried to answer that question. So now coming back to this bucket A and B, try to avoid, try to minimize, try to get rid of it, focus on B1 and C। इन्वेस्ट मनी फ्रॉम अबव स्टेप, अभी आप बकेट ए और बी के शेयर्स जो भी बेचेंगे, आपको बकेट B1 एंड C शेयर्स को ख़रीदना है। उसमें भी आपको सिर्फ 10 से 15 स्टॉक्स ही लेने हैं, सब कुछ नहीं लेना है। पूरा बकेट B1 एंड C लेने का ज़रूरत नहीं है। और वो 10-15 क्या है वो मैंने अगले स्लाइड में अपना ओपिनियन दिया है। डू नॉट रिस्क अननोन, फ्यूचर परफॉर्मेंस इज़ अनप्रडिक्टेबल। कम से कम 10 साल का डेटा चाहिए ही चाहिए हमारे एनालिसिस को ख़त्म करने के लिए। इसीलिए अननोन्स जो हैं विच कॉन्ट्रीब्यूट्स 28%, वो बहुत हाई रिस्क है आपको और मेरे को नहीं पता है ये कल को कैसे अच्छे भी कर सकते हैं, ख़राब भी कर सकते हैं। बट दिस इज़ नॉट अ सेफ वे टू इन्वेस्ट, दिस इज़ नॉट अ comfortable way to invest। तो दैट इज़ द रीज़न वाई आई से मिनिमाइज इट। मैं ये नहीं कह रहा करो ही मत, बट बहुत कम रखो परसेंटेज। रिस्क ओनली 10% और लेस ऑफ योर पोर्टफोलियो इन दी अननोन और दी A एंड B बकेट शेयर्स। तो आप 100 रुपये डाल रहे हैं तो 90 रुपये जो है बकेट B1 C वाले शेयर्स में डालिए, वो भी सिर्फ 10 से 15। बाकी जो 10 रुपये हैं 100 में, वो आप अननोन A B जो आपका मर्ज़ी है आप उसमें डाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मेरा पर्सनल ओपिनियन, नॉट रिकमेंडेशन, अगेन ओपिनियन क्या है। तो मेरे हिसाब से द पर्सनल पिक लिस्ट फ्रॉम ऑल द स्टॉक्स यू हैव इन्वेस्टेड आर गिवन ऑन द लेफ्ट साइड। लालपात, रिलैक्सो, HDFC, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, DV लैब्स, पिडीलाइट, TCS, विनती। एंड देन रिस्की इन्वेस्टमेंट में आपका अननोन A B बकेट के जो शेयर्स है वो मैंने ऐसे मेंशन किया है, एंड आई हैव गिवन द एलोकेशन ऑन द राइट। सो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर बाइंग लालपात लैब्स? तो लालपात लैब्स का व्हाट आई हैव रेड एंड हर्ड इज़ दैट दे आर अ वेरी गुड ब्रिक एंड मोटर मॉडल। ये अपने फ्रेंचाइजी को कहाँ पे खोलने से ऑप्टिमम गेन्स मिलेगा, इसका डेटा एनालिटिक्स बहुत अच्छे से करते हैं। सो इट हैज़ ए मोट इन दिस स्पेसिफिक थिंग। रिलैक्सो इज़ मल्टी रेंज कवरेज, मतलब 100 रुपये के चप्पल से लेके 2,000-3,000 रुपये तक के शूज़ एंड फुटवेयर बेचते हैं। और इनका एसेट लाइट ब्रिक मोटर है। इसका क्या मतलब है? बाटा ने अपने खुद के शोरूम्स काफ़ी जगह खोले हैं। खुद का शोरूम खोलने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि
आपको बहुत रेंट का खर्चा देना पड़ता है, आपको वो शोरूम का मेंटेनेंस का खर्चा, एम्प्लॉयज़ इन द शोरूम के खर्चे रखने पड़ते हैं, तो काफ़ी सारा एक्स्ट्रा खर्चा बन जाता है। बट रिलैक्सो जो है वो अपना शोरूम नहीं खोल रहा है, वो उल्टा डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स के थ्रू अपना फुटवेयर को बेच रहा है। सो इट इज़ एन एसेट लाइट ब्रिक एंड मोटर मॉडल। सो इसलिए रिलैक्सो का जो प्रॉफिट्स है वो दे टेंड टू बी मच बेटर इन द फ्यूचर कंपेयर टू अदर फुटवेयर कंपनीज। HDFC बैंक बहुत कम NPA है, NPA इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका मतलब है कि अगर मैंने आपको कर्ज़ा दिया है तो प्रॉबिलिटी कि आप उस कर्ज़े पे डिफ़ॉल्ट करेंगे बहुत ही ज़्यादा कम है। तो 100 लोग को दिया है तो 100 में से एक या उससे भी कम अगर हो सकता है तो लोग डिफ़ॉल्ट करते हैं, बाकी सब पैसा वापस इंटरेस्ट के साथ टाइम से लौटा देते हैं। बजाज फाइनेंस डेटा एनालिटिक्स पे काम करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा एनालिटिक्स है, बहुत लो NPA इसका भी है, एंड इसका क्विक टर्न अराउंड टाइम है। इसका ये मतलब है कि बहुत जल्दी ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कंपेयर टू अदर NBFCs। एशियन पेंट्स अगेन डेटा एनालिटिक्स बहुत अच्छा है, हाई मार्जिन है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को इन्होंने हटा दिया है, एंड दे हैव अ वेरी गुड ब्रांड इमेज। बर्जर पेंट टेक्निकल इनोवेशन बर्जर पेंट में काफ़ी अच्छा है, एंड दे ऑल्सो हैव एशियन पेंट्स का मैनेजमेंट, सारे मैनेजमेंट बहुत सारे लोग एशियन पेंट्स के ही लोग हैं। सो दे हैव वेरी गुड मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़। TV स्लैब दे हैव द बेस्ट API ड्रग, US के सारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है। तो इसका सबसे बड़ा DV स्लैब जो है वो आपके दवाई के लिए केमिकल्स एंड ड्रग्स मैन्युफैक्चर करता है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि US बेस्ड कंपनीज जो हैं उनके बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे क्लिनलीनेस फैक्टर या फिर केमिकल कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और इसमें से एक भी चीज़ अगर ख़राब हुआ तो वो उस कंपनी से प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे। इन इंडिया TV स्लैब हैज़ satisfied all the criteria and it will keep satisfying the criteria, एंड क्योंकि US का सबसे स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है, US का अगर सेटिस्फाई हो गया तो बाकी सारे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करने इज़ नॉट अ चैलेंज, क्योंकि US इज़ दिस हैज़ अमंग्स द स्ट्रिक्टेस्ट क्राइटेरियाज इन द वर्ल्ड। तो इसलिए ये कंपनी बहुत अच्छा है। पिडीलाइट फेविकॉल ब्रांड बहुत अच्छे एडवर्टाइजमेंट्स बनाते हैं, और कारपेंटर का नेटवर्क इनका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन्होंने लोगों के जगह कारपेंटर को ब्रांड पुलिंग में इन्वेस्ट किया है, एंड दैट हैज़ पेड ऑफ। TCS it's one of the top IT companies and employees are very happy with TCS। तो TCS इज़ ए एम्प्लॉय सेंट्रिक कंपनी, जितना मैंने पढ़ा है सुना है। अगर आप में से कोई TCS का एम्प्लॉय हैं तो यू कैन पिच इन, यू कैन लेट अस नो कि हाउ TCS ट्रीट्स इट्स एम्प्लॉयज़ वर्सेस अदर IT कंपनीज। मैंने जितने लोगों से बात किया दे हैव गिवन वेरी पॉजिटिव रिव्यूज़ ऑफ TCS फ्रॉम अ एम्प्लॉय सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू। विनती ऑर्गेनिक्स इट्स अ वर्ल्ड लीडर इन ibuprofen का रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग, हैज़ वेरी गुड मैनेजमेंट एंड बहुत कम दाम पे अपना प्रोडक्ट बेचता है, जो कि इसको कॉम्पिटिटिव बनाता है, एंड इनका बहुत हाईली इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारा वर्टिकल इंटीग्रेशन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मतलब इनका जो रॉ मटेरियल है उसी के डेरिवेटिव्स को ये मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हैं। सो इन अ वे इट्स फ्यूअलिंग देयर ग्रोथ। So that is the reason why this company is considered to be good in my books. Risky investments. So for unknowns and A and B bucket shares, you only allocate 10%. बाकी सबका मैंने अंदाजे से मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से मैंने परसेंटेज अलोकेशंस रेकमेंड किया है। सो जिनका हायर परसेंटेजेस है दैट इज़ बिकॉज आइदर दे आर बिलोंगिंग टू बकेट C और बिकॉज आई हैव मोर फेथ इन दीज कंपनीज। सो that is the only logic and reason that is to give this allocation. You can follow any allocation you want except मैं आपको मतलब रिक्वेस्ट करूँगा कि लास्ट जो है unknown and A and B bucket shares, if you are not wanting to sell, if you feel कि फ्यूचर में कुछ कंपनीज जो हैं अच्छा करेंगे तो try to keep it minimum, try to keep it only 10%. Currently you have 48% in A and B, and unknown का if you add 48 plus 20 is 68,
प्लस 8 इज 76, आपका 75% अराउंड ए प्लस बी प्लस अननोन में है। 75% ऑफ 8 lakhs इज़ ऑलमोस्ट 6 लाख रुपए। आपका 6 लाख रुपए आपको पूरा बेच के बकेट बी एंड सी, B1 and C में डालना है। दिस इज़ नॉट अ ईजी टास्क, बट देन आपका फ़िलहाल लॉसेस जो हैं वो इतना ज़्यादा नहीं है। सो यू कैन कंसिडर taking quick action as quickly as possible and try to only give bare minimum in these three things, which is 10% or less. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आई होप इट हेल्प यू टू गेट अंडरस्टैंडिंग कि आपको अच्छे क्वालिटी शेयर्स में इन्वेस्ट क्यों करने चाहिए, एंड ट्राई टू होल्ड दिस पोर्टफोलियो फॉर एटलीस्ट 10 years। एंड 10 साल होल्ड करने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक और रीज़न है, विच आई केम अक्रॉस माइल रीडिंग वन ऑफ द आर्टिकल्स ऑन इन्वेस्टिंग। सो इट टर्न्स आउट कि एज द नंबर ऑफ ईयर्स इंक्रीजेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस जो है वो घटता जाता है। एंड इंडिया में मैजिक नंबर इज़ 7। अगर आप 7 साल से ज़्यादा एक पोर्टफोलियो को बिना टच किए हुए होल्ड करते हैं, तो ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पोर्टफोलियो प्रॉफिट बहुत अच्छा बना के दे सकता है, बट उस पोर्टफोलियो पे लॉस होने का चांसेस लेस देन 1%। तो दिस इज़ व्हाट आई वाज रीडिंग एंड आई थॉट आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा ये जानने के लिए। तो मिनिमम होल्डिंग पीरियड 7 years है, टू मेक श्योर कि आपका गोइंग फॉरवर्ड वो पैसे पे लॉस ना हो। और अगर अच्छे क्वालिटी के कंपनीज होल्ड किए तो लॉस के जगह और बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स आपको दिखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको पसंद आया हो। इफ़ अदर पीपल वांट more analysis on their personal portfolios, I'm more than happy to help you for free. So you can email me at growyourwealth91@gmail.com. Thank you guys. See you in the next video.